हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम नेस्ट। दिस इज अजय कृष्ण शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं जेड 2025 में जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन था उसके क्वेश्चंस के बारे में। ओवरऑल ये सेक्शन एक मॉडरेट लेवल का सेक्शन था और जो टॉपिक्स इन्वॉल्व हुए थे वो एक वाइड वैरायटी के टॉपिक्स थे। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स की स्टडी करें और इस एग्जाम में इस सेक्शन में अच्छा परफॉर्म कर सकें। हमें सभी टॉपिक्स को इंपॉर्टेंस देते हुए अपने कंसेप्ट्स बिल्ड करने होंगे और सही लॉजिक भी डेवलप करना होगा। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन ज्योमेट्री पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। Adu and Ammu have bought two pieces of land on the moon from an e-store. Both the pieces of land have the same perimeters, but Adu's piece of land is in the shape of a square, while Ammu's piece of land is in the shape of a circle. तो यहाँ पर हमारे पास में दो पर्सन हैं, एक है अदू, एक है अम्मू। यहाँ पर जो पीस ऑफ लैंड है वो स्क्वायर की फॉर्म में है, यहाँ पर सर्कल की फॉर्म में है। पेरीमीटर दोनों के सेम है। तो स्क्वायर की फॉर्म में जो हमारा लैंड है उसका पेरीमीटर क्या होगा? 4 टाइम्स साइड, लेट अस से साइड को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो सर्कुलर शेप में हमारी लैंड है उसका पेरीमीटर क्या होगा? 2 पाई आर। आर हमारा रेडियस हमने यहां पर लिया है। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ अदूस पीस ऑफ लैंड टू अमूस पीस ऑफ लैंड इज। एरिया का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? अगर स्क्वायर लैंड है तो वो होगा एक्स स्क्वायर, और अगर वो सर्कुलर लैंड है तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। हमें एक्स स्क्वायर ओवर पाई आर स्क्वायर की वैल्यू यहां पर निकालनी है। क्या हो अगर हम यहां पर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हम यहां रहने दें, यहां से एक तो पाई इधर नीचे ले आए और एक आर स्क्वायर नीचे ले आए, तो यहां बचेगा 4 पाई और यहां डिनोमिनेटर पर क्या आ जाएगा? 16। 4 गोज इंटू 16 4 टाइम्स, तो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा? पाई/4। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। एबीसीडी एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की क्या खास बात होती है? ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं, एडजेसेंट साइड्स परपेंडिकुलर होती हैं। कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमें सी और डी के -2,0 एंड 2,0 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो दोनों पॉइंट्स हैं ये एक्स एक्सिस पर होंगे, क्योंकि दोनों ही केसेस में y की वैल्यू 0 है। c के कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखें x वैल्यू की तरफ तो ये है -2 और यहां पर d के है +2। दैट मीन्स ये y एक्सिस से इक्वी डिस्टेंट है ऑन x एक्सिस। ये हमारा पॉइंट हो गया है c। इसके कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए हैं -2,0। ये हो गया है पॉइंट d, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए हैं 2,0। क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो जो BC होगी वो परपेंडिकुलर होगी CD पर, ऐसे ही जो AD होगी वो भी परपेंडिकुलर होगी CD पर। तो यहां पर हम हमारा जो रेक्टेंगल है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इन्हें आपस में मिला दिया, तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। ये -2 होने का मतलब है ये जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट होगा और ये डिस्टेंस भी 2 यूनिट होगा। दैट मीन्स ये वाला जो डिस्टेंस है वो हमारा 4 यूनिट्स होगा। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हमें 24 गिवन है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। बेस हमें 4 मालूम है तो हाइट हर हालत में क्या होगी? 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द लाइन ए बी। ये हमारी लाइन ए बी है, क्योंकि लाइन ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं। सी डी जो है पॉइंट्स वो एक्स एक्सिस पर हैं, तो हमारी लाइन ए बी एक्स एक्सिस के पैरेलल और इससे 6 डिस्टेंस पर होगी। दैट मीन्स ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इक्वल्स टू 6। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन परसेंटेज और रेशियो प्रपोर्शन कंसेप्ट पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। द मार्केट वैल्यू ऑफ बीम्स मेड ऑफ रेयर मेटल हैज a unique property. The market value of any such beam is proportional to the square of its length. Let us say मार्केट वैल्यू को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? V से। ये प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ के। यहां पर हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा सकते हैं
और लिख सकते हैं V इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाई L स्क्वायर। K कहलाएगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ड्यू टू एन एक्सीडेंट वन सच बीम गॉट ब्रोकन इनटू टू पीसेस हैविंग लेंथ्स in the ratio 4:9. Considering each broken piece as a separate beam, how much gain or loss with respect to the market value of the original beam before the accident is incurred? Now यहाँ पर लेंथ हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। दो पार्ट जो बने हैं उनमें से एक की लेंथ है 4 और एक की लेंथ है 9। तो जो हमारा इनिशियल पार्ट था उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए थी? 4 + 9 दैट इज 13 यूनिट्स। क्या हम उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ के निकाल सकते हैं? एल की जगह 13 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर दैट इज 169 के। तो इनिशियली वैल्यू थी 169 के। अब जो दो पीसेस हमारे पास आए हैं उनमें से एक की लेंथ 4 है और एक की लेंथ 9 है। क्या इंडिविजुअली हम इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं? फर्स्ट पीस की वैल्यू होगी के मल्टीप्लाइड बाई 4 स्क्वायर या 16 के, और जो सेकेंड पीस है उसकी वैल्यू होगी के मल्टीप्लाइड बाई 9 स्क्वायर या 81 के। इनकी जो कंबाइंड वैल्यू है वो क्या हो गई है? 97 के। हमें पता करना है कितने परसेंट का रिडक्शन हुआ है। तो फॉर्मूला होगा रिडक्शन अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100। यहां से यहां आने पर 72 के का रिडक्शन हुआ है। इनिशियल वैल्यू थी 169 के मल्टीप्लाइड बाई 100। यहां पर ये जो के है ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऑप्शंस काफी दूर हैं, हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर ये 169 की जगह हम 170 ले लेते तो 17 4 टाइम्स 68, हमारा आंसर 40% के आसपास आना चाहिए, थोड़ा सा उससे ज्यादा। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैक्सिमा एंड मिनिमा कंसेप्ट पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की दो अप्रोचेस हैं, या तो आप प्रॉपर इक्वेशंस बना के इसे सॉल्व करें या लॉजिक से सॉल्व करें। देयर आर 25 रूम्स इन अ होटल। Each room can accommodate at the most 3 people. For each room, the single occupancy charge is rupees 2000 per day. That means अगर एक पर्सन रूम में है तो चार्जेस होंगे rupees 2000 पर डे। The double occupancy charge is rupees 3000 पर डे। अगर दो पर्सन एक रूम में हमने अकोमोडेट किए हैं तो रूम चार्जेस है 3000 रुपीज पर डे। दैट मीन्स पर पर्सन चार्जेस कितने हो जाएंगे? 1500, जो यहां पर 2000 रुपीज थे। एंड द ट्रिपल ऑक्यूपेंसी चार्ज इज रुपीज 3500 पर डे। अगर तीन पर्सन को हमने एक रूम में अकोमोडेट किया है तो रूम चार्जेस हैं 3500 रुपीज। अगर हम इसको सिंगल ऑक्यूपेंसी के हिसाब से या पर पर्सन चार्जेस के हिसाब से कैलकुलेट करना चाहें तो ये वैल्यू होगी 1166 पॉइंट समथिंग। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? टोटल 55 पर्सन हैं जो होटल में स्टे कर रहे हैं। मैक्सिमम पॉसिबल रेवेन्यू फ्रॉम रूम ऑक्यूपेंसी चार्जेस कितने होंगे? हमें रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है। रूम्स कितने हैं हमारे पास? 25। पर्सन्स कितने हैं हमारे पास? 55। तो सबसे पहले तो हमें कोशिश ये करनी होती है कि हम सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम जितने यूज कर सकें उतने करें, लेकिन रूम्स तो हमारे पास लिमिटेड हैं। मान लीजिए अगर हम शुरुआत में सारे रूम्स को सिंगल ऑक्यूपेंसी के बेस पे अप्लाई कर देते हैं तो 25 रूम्स में हर एक रूम से हमें 2000 रुपए के हिसाब से 50,000 रुपीज मिलेंगे। नाउ 25 पर्सन्स रूम्स में जा चुके हैं। व्हाट अबाउट द 26 पर्सन? उसको किसी न किसी रूम में तो अकोमोडेट करना ही होगा। तो जैसे ही नेक्स्ट पर्सन हम किसी रूम में अकोमोडेट करेंगे हमारे उस पर्टिकुलर रूम से अब 1000 रुपीज और आ जाएगा। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट पर्सन? अब अगर वो आएंगे तो हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो हम उसको नेक्स्ट रूम दे दें या हम इसी रूम में अकोमोडेट करें। अगर इसी रूम में अकोमोडेट करेंगे तो सिर्फ 500 रुपीज और मिलेगा, लेकिन अगर दूसरे रूम में अकोमोडेट करेंगे तो हमें 1000 रुपीज और मिलेंगे। तो हमारे लिए फायदेमंद कब है? जब हम उस पर्सन को नेक्स्ट रूम में अकोमोडेट करें। ऐसे ही नेक्स्ट पर्सन आएगा तो फायदेमंद कब होगा? जब उसे हम नेक्स्ट रूम में अकोमोडेट करें। तो नेक्स्ट 25 पर्सन को हम इन सभी रूम्स में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे जैसे एक एक पर्सन जुड़ता जाएगा हमारा रेवेन्यू भी 1000 बढ़ता जाएगा। तो 50,000 में अब 25,000 रुपीज हमारे पास और आ जाएगा। अभी तक हमारे 50 पर्सन हम अकोमोडेट कर चुके हैं, अब बचे हैं 5 पर्सन। क्योंकि किसी भी रूम में हम 3 से ज्यादा पर्सन को अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं तो हमें उन 5 पर्सन को क्या करना होगा? 5 अलग अलग रूम्स में अकोमोडेट करना होगा। जैसे ही हम अकोमोडेट करेंगे 500 रुपीज रेवेन्यू पर रूम और बढ़ जाएगा।
तो 5 रूम्स में हमें 2500 रुपीज रेवेन्यू और मिलेगा। तो जो मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है वो है 77,500 रुपीज। फिफ्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रेशियो और परसेंटेज कंसेप्ट पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। रमेश बॉट अ मोबाइल फ्रॉम अ लोकल स्टोर। ही पेड 1/6 ऑफ द प्राइस वाया यूपीआई एंड 1/3 ऑफ द प्राइस वाया कैश। हम एक काम कर सकते हैं, लेट अस से मोबाइल की प्राइस हम मान लें 6x, तो इसका 1/6 होता है x, ये तो पे किया है वाया यूपीआई, और इसका 1/3 होता है 2x, ये पे किया है कैश। दैट मीन्स अब तक 3x रुपीज पे किया जा चुका है। टोटल प्राइस है 6x, तो अभी 3x रुपीज पे करना बाकी है। ही अग्रीड टू पे द बैलेंस अमाउंट अ ईयर लेटर। While paying back the balance amount, Ramesh paid 10% interest on the balance amount. Balance amount कितना है? 3x. इस पे 10% इन्होंने इंटरेस्ट पे किया है। If the interest paid was rupees 6,000, ये वैल्यू हमें 6,000 गिवन है। What was the original price of the mobile? हमें ये 6x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ एक जीरो हम कैंसिल कर सकते हैं। 3 ये हो गया है 2000, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू हो गई है 20,000, और क्योंकि हमें मोबाइल की प्राइस 6x निकालनी है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1,20,000 रुपीज। दैट इज फोर्थ ऑप्शन। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अ फार्मर हैज अ क्वाड्रिलेटरल पार्सल ऑफ लैंड जिसकी पेरीमीटर हमें 700 फीट गिवन है। Two opposite angles of that parcel of land are right angles, while the remaining two are not. The farmer wants to do organic farming on that parcel of land. The cost of organic farming हमें given है ₹400 per square feet. Consider the following two additional pieces of information. The length of one of the sides of that parcel of land is 110 feet. The distance between the two corner points where the non-perpendicular sides of that parcel of land intersect is 255 feet. To determine the amount of money the farmer needs to spend to do organic farming on the entire parcel of land, which of the above additional pieces of information is or are minimally sufficient? ये हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल पार्सल ऑफ लैंड है A B C D। B और D राइट एंगल है, A और C राइट एंगल नहीं है। टोटल जो साइड्स हैं उनकी लेंथ हमें गिवन है 700 फीट, यानी कि हमें इनकी पेरीमीटर गिवन है। कॉस्ट क्या है? ₹400 पर स्क्वायर फीट। तो अगर हमें यहां पर टोटल कॉस्ट पता करनी है तो हमें यहां पर टोटल एरिया चाहिए होगा। अगर हम सिर्फ फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उस पर नजर डालें, वो कहती है कि इनमें से कोई एक साइड 110 फीट है। अब अगर मान लीजिए मैं इसको 110 फीट लेता हूं और ये x, y और z लेता हूं, तो यहां पर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होंगी, क्योंकि इन तीनों का सम 700 माइनस 110 590 हो जाएगा। और जैसे जैसे इनकी वैल्यूज चेंज होगी वैसे वैसे हमारे एरिया जो है उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। क्योंकि यहां पर हम एक काम कर सकते हैं, एरिया निकालने के लिए दो ट्राइंगल बना लें, एक तो ये रहा और एक ये रहा। इस ट्राइंगल का एरिया हम क्या लेंगे? हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, और इस ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। अब दिक्कत यह है कि जब जब हम x और y की वैल्यू चेंज करेंगे z की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी और हर बार एरिया डिफरेंट आता जाएगा। तो हम कहेंगे इंडिविजुअली ये जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है ये सफिशिएंट नहीं है। व्हाट अबाउट द सेकंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन? यहां पे हमें a और c की लेंथ 255 गिवन है। अगेन देयर कैन बी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, बिकॉज यहां पर कोई वैल्यू लेंगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, फिर यहां कोई वैल्यू लेंगे तो ये वैल्यू अकॉर्डिंगली बदल जाएगी। सेकेंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो भी सफिशिएंट नहीं है। लेकिन अगर हम इन दोनों इंफॉर्मेशन को क्लब करें तो क्या हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? ये लेंथ हमें गिवन है 255 फुट, लेट अस से ये 110 फुट है। तो क्या इससे हम ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल थ्योरम का इस्तेमाल करें, 255 का स्क्वायर माइनस 110 का स्क्वायर, और जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर रूट से ये वैल्यू आ रही है 230 पॉइंट समथिंग। इससे हम इस ट्राइंगल का एरिया तो निकाल सकते हैं हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट करके। व्हाट अबाउट दिस एरिया? लेट अस से ये x है और ये y है, तो ये वाला एरिया होगा हाफ मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई y। क्या हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं? अगर हम यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल थ्योरम इस्तेमाल करें तो x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 255 स्क्वायर के। क्या हम यहां पर x प्लस वाई निकाल सकते हैं? टोटल पेरीमीटर है 700। अगर हम 700 में से ये दो वैल्यूज माइनस कर दें, इन दोनों का सम हो रहा है 340 पॉइंट समथिंग, तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 359 पॉइंट समथिंग। दोनों तरफ स्क्वायर कर ली तो हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और यहां पर कोई हमारी एक वैल्यू आएगी जो कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें पता है ये 255 स्क्वायर के इक्वल है, तो यहां पर अगर हम 255 का स्क्वायर लिख दें और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास x और y का प्रोडक्ट आ जाएगा। एक बार x और y का प्रोडक्ट आ गया तो हमारे पास में ट्राइंगल एडीसी का एरिया आ जाएगा। ट्राइंगल एबीसी का एरिया तो हमें मालूम है क्योंकि हमें बेस और हाइट दोनों मालूम है, तो हमें ये जो क्वाड्रिलेटरल पार्सल ऑफ लैंड है इसका एरिया मिल जाएगा, और उसे अगर हम 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है वो आ जाएगा। तो हम कहेंगे इंडिविजुअली ये दोनों स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है, पर मिलाने पर ये दोनों सफिशिएंट हैं। देयरफॉर फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ना। यहां पर हमें ये एक्चुअल में वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये लॉजिक समझना था। अगर ये 230 की जगह मान लीजिए 235 भी होता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर वैल्यू थोड़ी कम हो जाती, फिर स्क्वायर करते और अगेन 255 का स्क्वायर उसमें से सब्ट्रैक्ट करते, तो अल्टीमेटली हमारे पास एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट है उसकी एक ही यूनिक वैल्यू आती, और उस यूनिक वैल्यू से हम यूनिक एरिया निकाल सकते थे। देयरफॉर इस क्वेश्चन का आंसर फोर्थ ऑप्शन। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का ट्रिकी क्वेश्चन है। अरुण सेलेक्टेड एन इंटीजर x between 2 and 40 both inclusive. He noticed that the greatest common divisor of the selected integer x and any other integer other than x between 2 and 40 both inclusive is 1। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमारे पास जो नंबर्स है वो है 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन अप टू 40 से हमने यहां पर कोई भी एक नंबर सिलेक्ट किया जिसको x नाम दे दिया, से वो नंबर है 3। तो x इक्वल टू 3 लेने के बाद अब जितने भी बाकी नंबर बचे हैं उनमें से अगर हम कोई भी नंबर पिक करें, कोई भी मतलब ये नहीं कि अपने फेवरेबल नंबर पिक करें, एनी नंबर अगर हम पिक करें और उसका x के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 हो तो ये नंबर हमारे काम का है। बट हम देख सकते हैं कि 2 के साथ तो ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमें 1 दे रहा है, 4 के साथ भी 1 दे रहा है, 5 के साथ भी 1 दे रहा है, पर अगर हमने 3 के साथ नंबर 6 सेलेक्ट कर लिया होता तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 नहीं आता। तो 2, 3 एक प्राइम नंबर है, ये हमारे काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 से लेके और 40 के बीच में ऐसे कुछ नंबर्स हो सकते हैं जो 3 के मल्टीपल हो। तो अगर ऐसे कोई भी नंबर है जो 3 के मल्टीपल है वो हमारे काम के नहीं है। विद द सेम लॉजिक हम x की वैल्यू 2 नहीं ले सकते, बिकॉज 2 से 40 के बीच में कई सारे ऐसे नंबर्स होंगे जो 2 के मल्टीपल है। हम 5 भी नहीं ले सकते, 5 एक प्राइम नंबर है, बट अगेन कोई ना कोई नंबर 2 से 40 के बीच में 5 का मल्टीपल है, जैसे कि 10, 15, 20। इन नंबर्स को तो हम देखेंगे ही नहीं क्योंकि ये तो खुद ही प्राइम नंबर के मल्टीपल्स हैं। तो फिर हमारे काम के नंबर्स कौन होंगे? वो नंबर्स जो प्राइम नंबर तो हैं और साथ में उनका कोई भी मल्टीपल 40 तक नहीं आ रहा है। सो देयरफॉर वी कैन से 19 हमारे काम का नंबर नहीं होगा। ये प्राइम नंबर है, पर 19 का डबल 38 2 से 40 तक एक नंबर है। अगर हमने 38 चुन लिया तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 नहीं आएगा, 2 आ जाएगा। तो फिर हमारे काम के नंबर कौन होंगे? नेक्स्ट प्राइम नंबर दैट इज 23, 29, 31 एंड 37, क्योंकि इनका नेक्स्ट मल्टीपल जो है वो है 46, 58, 62 एंड 74, जो कि 40 के बियॉन्ड है। तो अगर हम x इन चार में से किसी को भी असाइन कर दें और फिर बाकी बचे हुए नंबर्स में से कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लें, वो नंबर और x का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होगा। देयरफॉर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सर्ट्स एंड इंडाइसेस पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। एबीसी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 4 टाइम्स ऑफ ए बी से बड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज बोथ नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर दिस एक्सप्रेशन टू बी अ पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले इसे हम प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। ये हो गया है 3 raised to the power a
मल्टीप्लाइड बाई 21 होता है 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। ये जो पावर है ये दोनों में चली जाएगी, तो 3 रेज टू द पावर 3a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई 7 रेज टू द पावर 3a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई 49 को हम क्या कह सकते हैं 7 स्क्वायर, तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये हो जाएगा 7 की पावर 4b प्लस 2c। क्योंकि हम क्यूब रूट ले रहे हैं, पावर में हम क्या लिख देंगे 1/3। नाउ यहां पर बेस सेम है, टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो हम लिखेंगे 3 रेज टू द पावर 3a प्लस a माइनस b मल्टीप्लाइड बाई 7 टू द पावर, यहां हम लिख सकते हैं 3a माइनस b, 4b को हम लिख सकते हैं 3b प्लस b प्लस 2c, और ये पूरे की पावर में 1/3 है। जैसे ही हम ब्रैकेट ओपन करेंगे ये 1/3 पावर दोनों ही पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो यहां पर भी 3 आ जाएगा और यहां पर भी ये 3 आ जाएगा। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 3a 3 ये कैंसिल हो गया है, ये तो हो गया है a प्लस यहां बचेगा a माइनस बी ओवर 3। ऐसे ही यहां पर ये 3a और 3b इनमें 3 कॉमन लेके हम कैंसिल कर देंगे, तो ये तो हो गया a प्लस बी, माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो गया है, बचा है प्लस 2c ओवर 3। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हम चाहते हैं कि ये पॉजिटिव इंटीजर हो जाए। ये तभी पॉसिबल होगा जब a माइनस बी 3 का एक मल्टीपल होगा और c भी 3 का एक मल्टीपल होगा, तभी यहां पर हमें पावर में क्या मिलेगा इंटीजर मिलेगा। देयरफॉर फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इक्वेशंस और प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, इसके दो इररेशनल रूट्स हैं a एंड b बीइंग टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट a और b लेस देन और इक्वल टू 9 है। पॉजिटिव इंटीजर होने का मतलब क्या हुआ, a और b हर हालत में ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, और क्योंकि गिवन है वो लेस देन इक्वल टू 9 है, तो हम इन्हें वैल्यूज असाइन कर सकते हैं 1 से लेके 9 तक। पर यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि रूट्स क्या हैं, इररेशनल। रूट्स इररेशनल कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन तो 0 होता है बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि हमारा x का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो यहां पर हमें रूट्स रैशनल मिलेंगे। हम चाहते हैं हमारे रूट्स क्या हो, इररेशनल। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac ना सिर्फ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। यहां पर c की जगह हमें क्या लिखना होगा, a। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, या बी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 4 टाइम्स a स्क्वायर। अब अगर मैं a की वैल्यू 1 लूं तो b की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज होंगी। 1 का स्क्वायर इज 1 मल्टीप्लाइड बाई 4, b स्क्वायर 4 से बड़ा होना चाहिए, तो b की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो होंगी 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ऐसे ही अगर मैं a की वैल्यू 2 लेता हूं तो 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 16, b स्क्वायर 16 से बड़ा होना चाहिए, दैट मीन्स b की वैल्यू 5, 6, 7, 8 और 9 हो सकती है। अगर मैं a की वैल्यू 3 लूं तो 3 का स्क्वायर 9, 4 टाइम्स 36, b स्क्वायर 36 से बड़ा होना चाहिए, तो b की मैं वैल्यूज ले सकता हूं 7, 8 एंड 9। और अगर मैं a की वैल्यू 4 लूं तो 4 स्क्वायर 16, 4 टाइम्स 64, b स्क्वायर 64 से बड़ा होना चाहिए, यानी b की एक ही पॉसिबल वैल्यू आ रही है 9। बट हमें एक चीज इंश्योर करनी होगी कि बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर हम यहां पर इस केस पर नजर डालें, बी स्क्वायर है 25 माइनस 4 टाइम्स a स्क्वायर, ये है 4, 25 माइनस 16 करने पर 9 आ रहा है, और 9 3 का स्क्वायर है। ये वाला केस हमारे काम का नहीं होगा, क्योंकि यहां पर हमें रूट्स इररेशनल नहीं मिलेंगे, रैशनल मिलेंगे। बाकी सारे ही केसेस में बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा है। तो कुल कितने केसेस हमारे बनेंगे, हम कहेंगे 7 केसेस तो यहां पर हमारे बन रही हैं 1, 3, 1, 4 से लेके 1, 9 तक। यहां पर 4 केसेस हैं
यहाँ 3 केसेस हैं और यहाँ पर 1 केस है, तो टोटल ऐसे 15 पेयर्स हम बना सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इफ ऑल सच परमिसिबल पेयर्स आर इक्वली लाइकली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट a प्लस बी इज ग्रेटर देन 9? तो टोटल 15 तो केसेस हो गए। अब हमारे फेवरेबल कब होंगे? जब a प्लस बी 9 से बड़ा होगा। तो अगर मैं a की वैल्यू 1 लेता हूं तो यहां पर 9, ये एक केस मेरा हो सकता है। अगर मैं a की वैल्यू 2 लेता हूं तो यहां मेरे काम के 2 केसेस हो सकते हैं। 3 लेता हूं तो ये तीनों ही केसेस मेरे काम के हैं, और अगर 4 लेता हूं तो ये केस मेरे काम का है। तो टोटल 7 मेरे फेवरेबल केसेस हैं, टोटल केसेस 15 हैं, तो मेरी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 7/15। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लॉगरिथम्स पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। फॉर हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ एक्स डज द इक्वेशन बिलो होल्ड ट्रू? यहाँ पर a मोर देन 0 हमें गिवन है। एक्सप्रेशन में a हमारा बेस में है। लॉग से जुड़ी हुई एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब हम लॉग लेते हैं किसी नंबर का और कोई हम बेस लेते हैं, तो ये जो नंबर है ये किसी भी हालत में नेगेटिव नहीं हो सकता और ये 0 नहीं हो सकता, और ये जो बेस है वो किसी भी हालत में नेगेटिव, 0 और 1 नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है a इज मोर देन 0, तो सब कुछ इस बात पे डिपेंड करेगा कि a क्या वैल्यू ले रहा है। अगर a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो लॉग डिफाइंड है, 1 से बड़ा है तो लॉग डिफाइंड है, पर अगर हम a की वैल्यू 1 ले लें तो लॉग डिफाइंड नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ a। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर फिफ्थ ऑप्शन। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ज्योमेट्री पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। देयर आर 5 डस्टबिन्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ एट डिफरेंट प्लेसेस। Ramesh takes multiple rounds of the path every morning, always at the same speed. He noticed that it took him a different number of steps to walk between any 2 consecutive dustbins. Ramesh also noticed that starting from any of the dustbins, it took a minimum 800 steps to reach every second dustbin. On the other hand, starting from any of the dustbins, it took a maximum of 1260 steps to reach every third dustbin. If Ramesh one step is 0.77 meter and the width of the path is negligible, which of the following can be the radius of the circular path? Suppose ये हमारा circular path है, ये 5 डस्टबिन्स हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंसेस हैं वो है A, B, C, D एंड E। कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। यहां पर अगर हम किसी भी डस्टबिन से शुरुआत करके सेकेंड डस्टबिन तक जाएं, दैट मीन्स एक डस्टबिन छोड़ के नेक्स्ट डस्टबिन तक, तो मिनिमम उसको 800 स्टेप्स लेनी होगी। दैट मीन्स लेट अस से इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया है 1, ये डस्टबिन है 2, 3, 4 एंड 5। तो अगर हम डस्टबिन 1 से डस्टबिन 4 जाएं या डस्टबिन 1 से डस्टबिन 3 जाएं, हमें मिनिमम 800 स्टेप्स यहां पर इनको लेनी होगी। ऐसे ही डस्टबिन 1 से अगर हम डस्टबिन 3 इस तरफ से आ रहे हैं तो मैक्सिमम 1260 स्टेप्स लेनी होगी। तो यहां पर हम एक बात कह सकते हैं कि अगर हम मान लीजिए यहां से शुरुआत करके और यहां तक जाते हैं, इन दोनों का सम जो है वो हर हालत में 800 स्टेप्स के इक्वल या उससे ज्यादा होगा। तो यहां हम लिख सकते हैं a प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 800 स्टेप्स। ऐसे ही b प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 800 स्टेप्स। c plus d should be greater than or equal to 800 steps. D plus E should be greater than or equal to 800 steps. E plus A should be greater than equal to 800 steps. तो हम यहाँ पर E A लिख रहे हैं। A E हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमने एक सिंपल रोटेशन के साथ मूव कर रहे हैं। अगर हम सभी को ऐड कर दें तो यहाँ क्या होगा? A B C D E ये सभी 2 टाइम्स आएंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E। यहां पर ये जो सम है ये है 4000। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4000। अगर हम यहां पर 2 से डिवाइड कर दें तो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E की वैल्यू 2000 स्टेप से ज्यादा होगी। दैट इज हम बात कर रहे हैं इस सरकमफ्रेंस की। ऐसे ही अगर हम किसी भी डस्टबिन से थर्ड डस्टबिन तक जाते हैं, से फॉर एग्जांपल 1 से हम 4 पे जा रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या कवर करना है? A, B और C इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स। तो यहां पर क्या गिवन है? A प्लस B प्लस C शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1260।
सिमिलरली b plus c plus d less than equal to 1260, c plus d plus e less than equal to 1260, d plus e plus a should be less than equal to 1260 and e plus a plus b should be less than or equal to 1260। यहां पर अगर हम हर एक स्टेप्स के बारे में बात करते हैं, ए बी सी डी और ई की, ये 3 बार आ रहे हैं, तो हम यहां लिखेंगे 3 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1260 5 टाइम्स। अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो यहां पर ये क्या हो जाएगा 420 और 5 से मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू होगी 2100। तो अगर हम इस सर्कुलर पाथ की पेरीमीटर पर फोकस करें तो वो 2000 स्टेप्स के इक्वल और उससे ज्यादा और 2100 स्टेप्स के इक्वल और उससे कम होगी। सरकमफ्रेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 पाई आर से। ये रमेश के स्टेप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो 2000 के इक्वल और उससे ज्यादा, 2100 के इक्वल और उससे कम। क्योंकि उसके एक स्टेप की लेंथ है 0.77 मीटर, इसे हम मीटर्स में बदल सकते हैं। 0.77 दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर दें। यहां पर अगर हमें आर के बारे में पूछा गया है तो ये 2 पाई जो है ये हम डिनोमिनेटर पे ले जा सकते हैं, यहां पर भी और यहां पर भी। पाई होता है 22/7, तो 22 हम नीचे लिख सकते हैं, 7 ऊपर। ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर भी हम 22 नीचे लिखेंगे, 7 ऊपर, डेसिमल हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएगा। सिंप्लीफाई करें, एक तो ये 100 और यहां पर 2 जीरो ये कैंसिल हो गए हैं। ऐसे ही ये 100 और यहां से हम ये 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं। 11 2 टाइम्स 11 77 टाइम्स 11 2 टाइम्स 11 77 टाइम्स। ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, 20 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या 5। यहां पर ये और डिवीजन नहीं हो रहा है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ रही है 245। व्हाट अबाउट हियर 21 को हमें मल्टीप्लाई करना है 49 से और 4 से डिवाइड करना है, तो हमारी वैल्यू आएगी 257.25। तो हमारी जो रेडियस है ये इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, इंक्लूडिंग दीज टू वैल्यूज। अगर हम ऑप्शंस पे नजर डालते हैं, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। हमें एक स्ट्रेट लाइन L1 गिवन है, ये इसकी इक्वेशन है कि एक रियल नंबर है। स्ट्रेट लाइन L1 जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है एक और स्ट्रेट लाइन है L2 को। इस पॉइंट पर L2 का हमें स्लोप गिवन है, हमें पता करना है ये जो ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा डेफिनेटली फॉल्स है। L1 जो है उसकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू kx माइनस k। क्योंकि ये लाइन L2 को इस पॉइंट पर कट कर रही है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहां हम x को 5 से और y को 8 से रिप्लेस कर दें तो 8 इज इक्वल टू 5k माइनस k की हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो हमारी जो लाइन 1 है उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। इसे हम इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो ये है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो x ओवर 1 प्लस y ओवर माइनस 2 इज इक्वल टू 1। दैट इज ये लाइन x एक्सिस पे 1 इंटरसेप्ट कर रही है और y एक्सिस पे -2 का इंटरसेप्ट कर रही है। अगर हम लाइन L2 की बात करें, वो इस पॉइंट से गुजर रही है और उसका स्लोप हमें गिवन है, तो उसकी इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे y माइनस y1 दैट इज 8 इज इक्वल टू स्लोप दैट इज m, ये 1 है, मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1 दैट इज 5। तो y माइनस 8 इज इक्वल टू x माइनस 5, या इसे हम रीराइट कर सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। अगेन इसे भी इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखें तो x ओवर -3 प्लस y ओवर 1 इज इक्वल टू 1। हमें पता करना है कि इन 5 ऑप्शंस में से कौन सा फॉल्स है। द डिस्टेंस बिटवीन द y इंटरसेप्ट्स ऑफ द टू लाइंस इज 6। यहां पर y इंटरसेप्ट है -2, इसका मतलब है ये लाइन y एक्सिस को x एक्सिस के नीचे
2 यूनिट डिस्टेंस पे कट करती है, इसीलिए इंटरसेप्ट को हमने नेगेटिव लिया है। यहाँ y इंटरसेप्ट है 1, यानी ये x एक्सिस के ऊपर कट करती है, तो इन दोनों इंटरसेप्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो होगा 3 यूनिट्स। यहां पर ये गिवन है कितना, 6 यूनिट्स। ये फॉल्स है और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर हम यहां पर बाकी ऑप्शंस को चेक करना चाहें तो एक हमें ऑप्शन दिया है इंटरसेप्ट्स के बारे में। डिस्टेंस बिटवीन द एक्स इंटरसेप्ट्स ऑफ द टू लाइंस इज 4। यहां पर इंटरसेप्ट है 1, दैट इज ये y एक्सिस के राइट में 1 यूनिट डिस्टेंस पे कट कर रही है x एक्सिस को। इंटरसेप्ट है -3, दैट इज ये इसके लेफ्ट में 3 यूनिट डिस्टेंस पे कट कर रही है। तो अगर हम इनके बीच का डिस्टेंस निकालना चाहें तो ये होगा 3 + 1 दैट इज 4। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। लेट अस लुक एट ऑप्शन 4। लाइन L1 passes through point 10। अगर ये लाइन इस पॉइंट से गुजरेगी तो ये पॉइंट इस लाइन की जो इक्वेशन हमें गिवन है उससे सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर x की जगह 1 और y की जगह 0 पुट करें तो 2 × 1 is 2 -0 डेफिनेटली ये ट्रू 2 के इक्वल है। ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू वन ऑफ द लाइंस हमें यहाँ पर गिवन है। अगर हम ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस निकालें तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो इसे हम एक तरफ ले आते हैं जो कांस्टेंट टर्म है, और यहां पर हमारा फॉर्मूला होता है ax1। क्योंकि x1 यहां पर 0 है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, y भी हट जाएगा। ऊपर बचेगा -2 अपॉन √a² + b², 2 का स्क्वायर 4 एंड -1 का स्क्वायर 1, और मॉड्यूलस लेंगे तो ये आ रहा है 2 अपॉन √5। ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। और अगर हम इस लाइन के बारे में बात करें x - y + 3 = 0, अगर हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की तो ऊपर हम लिखेंगे 3, बिकॉज यहां पर 0 से मल्टीप्लाई होकर ये हिस्सा तो 0 हो जाएगा, अपॉन √1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई है 3/√2। ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। इन अ कंप्यूटर गेम ईच मूव रिक्वायर्स pressing a button. When the button is pressed for the first time as a move, the computer randomly chooses a cell from a 4x4 grid of 16 cells and put an X mark on that cell. When the button is pressed subsequently, the computer randomly chooses a cell from the remaining unmarked cells and put an X mark on that cell. This goes on till the end of the game. The game ends when either all the cells in any one row or all the cells in any one column are marked with X. What is the maximum possible number of times a player has to press the button to finish the game? ये हमारे पास में एक ग्रिड है जहां टोटल 16 सेल्स हैं। हम ये चाहते हैं कि किसी भी रो की चारों ही जो सेल्स हैं या किसी भी कॉलम की जो चारों सेल्स हैं उसमें हमें एक्स मार्क नहीं करना है। तो मैक्सिमम कितनी बार बटन प्रेस करना होगा? हम कोशिश करेंगे हर एक रो में और हर एक कॉलम में 3 बार हम यहाँ पर क्रॉस मार्क कर सकें। लेट अस से हम बात कर रहे हैं इस कॉलम की। यहां पर हमने एक क्रॉस, दूसरा क्रॉस और तीसरा क्रॉस कर दिया है। अगर हम बात करें सेकंड कॉलम की तो यहां पर हमने एक क्रॉस, दूसरा क्रॉस और तीसरा क्रॉस कर दिया है। अगर हम बात करें थर्ड कॉलम की तो लेट अस से हमने यहां एक क्रॉस कर दिया है, यहां एक क्रॉस कर दिया है और यहां एक क्रॉस कर दिया है। और अगर हम लास्ट कॉलम की बात करें तो यहां पर एक क्रॉस कर दिया है, यहां एक क्रॉस कर दिया है और यहां पर एक क्रॉस कर दिया है। दैट मीन्स अब तक टोटल 12 टाइम्स बटन प्रेस किया जा चुका है। अब जैसे ही 13th टाइम ये बटन प्रेस किया जाएगा, कंप्यूटर जो है वो इन 4 में से कोई भी सेल सेलेक्ट करके उस पर एक्स मार्क लगा देगा। अगर ये वाला वो सेल हुआ तो गेम यही खत्म हो जाएगा, बिकॉज उस केस में इस रो में और इस कॉलम में चारों ही सेल्स पर हमने क्रॉस मार्क लगा दिया है। अगर वो इसे सेल को सेलेक्ट करता है तो भी अगेन यही काम होगा, इसे सेलेक्ट करता है तो भी, और इसे सेलेक्ट करता है तो भी। तो 12 जब तक हम टाइम्स हमने बटन प्रेस किया है तब तक ये गेम खत्म नहीं हुआ, पर 13th टाइम प्रेस करते ही ये गेम खत्म हो जाएगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फिफ्थ ऑप्शन। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एवरेज पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। 8 एम्प्लॉइज है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उनको हमें रेट करना है ऑन ए स्केल 1 to 50 फॉर देयर परफॉर्मेंस। All ratings are integers. The overall average rating of the 8 employees is 30. तो इसका मतलब है उनकी रेटिंग्स का सम होगा 30 × 8 240।
5 एम्प्लॉइज विद द हाईएस्ट रेटिंग्स एवरेज 38। तो जो टॉप 5 हैं उनकी एवरेज रेटिंग हमें 38 गिवन है, तो उनका सम क्या होगा? 38 मल्टीप्लाइड बाई 5 या 190। द 5 एम्प्लॉइज विद द लोएस्ट रेटिंग्स एवरेज 25। बॉटम 5 की अगर हम बात करते हैं तो उनका एवरेज रेटिंग 25 आ रहा है, तो उनका सम टोटल 125 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द रेटिंग्स ऑब्टेन्ड बाय द 8 एम्प्लॉइज इज डेफिनेटली फॉल्स। यहां पर हम रेटिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी एंड एच से। अगर हम बात करते हैं टॉप 5 रेटिंग्स की तो वो ये रही। तो एफ, जी और एच का सम हम निकाल सकते हैं क्या? हम 240 माइनस 190, दैट मीन्स इन तीनों का अगर हम सम देखते हैं तो ये वैल्यू क्या आ रही है? 50। ऐसे ही बॉटम 5 का सम 125 है, तो क्या हम टॉप 3 का सम निकाल सकते हैं? 240 माइनस 125 ये हो गई है 115। क्या हम ये जो बीच के दो रेटिंग्स हैं इनका सम निकाल सकते हैं? ये होगी 75। अगर हम इन पांचों को ऐड कर दें तो हमारा आंसर 190 आना चाहिए, और इन पांचों को ऐड कर दे तो हमारा आंसर 125 आना चाहिए। देयरफॉर ये रेटिंग्स हैं 75। ना क्योंकि ये इंटीजर है तो एक बात कंफर्म है, ये दोनों रेटिंग सेम नहीं हो सकती है, बिकॉज 38 और 38 हो गई तो 76 हो जाएगा, 37 और 37 हो गई तो 74 हो जाएगा। तो ये दोनों ही रेटिंग्स डिफरेंट होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? मीडियन ऑफ द 8 रेटिंग्स इज 37.5। मीडियन के लिए हम क्या करेंगे? जो बीच की दो वैल्यू है इनका हम एवरेज लेंगे, क्योंकि इनका सम 75 है तो इनका एवरेज क्या होगा? 37.5। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है। नेक्स्ट ऑप्शन, द थर्ड लोएस्ट रेटिंग ऑब्टेन्ड इज 37। दैट मीन्स ये रेटिंग क्या हम 37 दे सकते हैं ना? ये कहीं नहीं कहा गया कि सारी रेटिंग्स डिस्टिंक्ट हैं। हो सकता है जैसे ये 37 हो जाए और ये भी 37 हो जाए, ये 38 हो जाए, इनके बारे में हमें नहीं मालूम है, पर हाँ ये कंफर्म है कि जो सी है वो 38 के इक्वल या उससे ऊपर होगी। सो देयरफॉर इसको हम 37 दे सकते हैं। इन दोनों का सम हमें 13 करना होगा, मल्टीपल वेज है इसको करने के, तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। द लोएस्ट रेटिंग ऑब्टेन्ड इज 1। क्या ये पॉसिबल है? लेट अस से हमने इसको 12 दे दिया और इसको 1 दे दिया, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये भी ट्रू है। द हाईएस्ट रेटिंग ऑब्टेन्ड इज 40। क्या ये पॉसिबल है कि हाईएस्ट रेटिंग हमारी 40 हो जाए? अगर ये 40 हो जाए तो इन दोनों का सम 75 होना होगा। 75 होने का एक तरीका है कि इसे 40 दे दे और इसे 35 दे दे, पर ये अलाउड नहीं है क्योंकि ये रेटिंग किसी भी हालत में इससे ज्यादा नहीं हो सकती ना। 38 और 37 एक पॉसिबिलिटी है, हो सकता है हम यहां पर इसको 39 और इसे 36 लिख देते, पर ये कंफर्म है कि ये वैल्यू किसी भी हालत में 38 से नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि इस रेटिंग को हम 38 से कम नहीं कर सकते। तो 40 35 तो पॉसिबल नहीं है। क्या ये पॉसिबल है कि ये 39 और 36 हो जाए? अगेन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये 38 है, इसको 38 से कम हम कर ही नहीं सकते हैं। एक और पॉसिबिलिटी है 38 और 37, अगेन अलाउड नहीं है क्योंकि ये वैल्यू इस वैल्यू से ज्यादा आ रही है और कोई पॉसिबिलिटी हमारे पास में नहीं है। सो हम कहेंगे ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। व्हाट अबाउट द फिफ्थ ऑप्शन? द सेकेंड हाईएस्ट रेटिंग ऑब्टेन्ड इज 38। क्या ऐसा हो सकता है कि ये 38 हो जाए? डेफिनेटली यस। उस केस में ये जो दो वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं इनका सम हमें कितना चाहिए? 77। इसे हम ले लें 38 और इसे हम क्या ले लें? 39। तो वी कैन सी इन तीनों का सम 115। अब अगर हम इस रेटिंग को यहां 38 ले लें, इसे 37 ले लें, तो ये पॉसिबल है क्योंकि ये वैल्यू इससे ज्यादा नहीं है। सो देयरफॉर ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर फोर्थ ऑप्शन। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ज्योमेट्री पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। इंडस्ट्रियल रोबोट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, is tasked to design humanoid robots to be used in warehouses where the robots need to pick items from a stack of shelves. The height of the topmost shelf from the ground 7 फीट हमें यहाँ पर गिवन है। तो से ये हमारा यहाँ पर ग्राउंड है और जो हाइट है टॉप मोस्ट शेल्फ की वो हमें 7 फीट गिवन है।
To operate, the robot has to move on a track running parallel to the stack of shells. The track is fixed 1 foot away from the base of the stack of the shells. से रोबोट की जो ट्रैक है उसको हमने यहां प्लेस किया है और वो इससे 1 फीट दूर है. Further, the robot cannot raise its arms by more than 60 degree from the horizontal plane. That means अगर ये horizontal plane है तो रोबोट मैक्सिमम 60 डिग्री के एंगल पर अपनी आर्म को मूव कर सकता है. If the robot's arms are attached to its shoulder, what should be the minimum height of the robot from the ground to the shoulder for its arms to reach the topmost shelf? Let us say यहां पर हमारा जो रोबोट है उसका शोल्डर आ रहा है. ये जो आर्म्स है ये रही. मैक्सिमम हाइट तक पहुंचना है. ये एंगल 60 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता है. अब अगर ये 1 है, ये 60 डिग्री एंगल है, इसे हम 90 डिग्री लें तो ये एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री. 30 60 90 ट्रायंगल की खास बात होती है, अगर 30 डिग्री के ऑपोजिट साइड की लेंथ क्या है 1, तो 60 डिग्री के ऑपोजिट साइड की लेंथ के लिए हमें इसे √3 से मल्टीप्लाई करना होगा. क्या अब हम ये वाली लेंथ निकाल सकते हैं? टोटल 7 है, अगर ये √3 हम हटा दें तो ये वैल्यू आएगी 7 माइनस √3 और यही हमें इस क्वेश्चन में निकालना था क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल होंगी. फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा. लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन मेंसुरेशन पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है. अ सॉलिड ट्रॉफी कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट्स हैज बीन डिजाइन्ड इन द फॉलोइंग मैनर. बॉटम पार्ट है फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन. बॉटम की रेडियस में 30 सेंटीमीटर गिवन है, टॉप की रेडियस 20 सेंटीमीटर और हाइट 40 सेंटीमीटर. टॉप पार्ट इज अ हेमिस्फीयर with radius 20 centimeter. Moreover, the flat surface of the hemisphere is the same as the top surface of the frustum. Entire trophy is to be gold plated with the cost of rupees 40 per square centimeter. What would be the cost for gold plating to be closest to? ये हमारी ट्रॉफी है. बॉटम पार्ट और टॉप पार्ट दो पार्ट्स हैं. टॉप पार्ट हेमिस्फीयर है, बॉटम पार्ट कोन का फ्रस्ट्रम है. ये रेडियस हमें 30 गिवन है, ये रेडियस हमें 20 गिवन है. ये जो हाइट है फ्रस्टम के टॉप और बॉटम पार्ट के बीच में ये हमें 40 गिवन है. गोल्ड प्लेटिंग हमें करनी है तो सबसे पहले हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए. अगर हम इस हेमिस्फीयर की बात करें तो ये सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 2 पाई आर. यहाँ 20 है तो 20 का स्क्वायर 400. ऐसे ही अगर मैं बॉटम पार्ट की बात करूं, ये एक सर्कुलर पार्ट है, रेडियस 30 है तो इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर. 30 का स्क्वायर 900. ये 800 और ये 900 ये मिलके हो गया है 1700 पाई. व्हाट अबाउट द कर्व्ड सरफेस एरिया? इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, ये जो हमारी लाइन है इसे हम एक्सटेंड कर दें तो ये दोनों लाइनें इस पॉइंट पर मिल रही है. हमारे पास ये कोन आ गया है. यहां पर हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करके ये हाइट निकाल सकते हैं. लेट अस से ये हाइट जो यहां से और हम यहां तक ले रहे हैं ये है h. नाउ ये है 20, ये है 30. दैट मींस अगर हम दो सिमिलर ट्राइंगल्स की बात करें ABC और ADE तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगी. तो AB दैट इज h अपॉन BC दैट इज 20 इक्वल होगा AD दैट इज h प्लस 40 ओवर DE दैट इज 30. हम चाहे तो h ओवर h प्लस 40 इज इक्वल टू 20 ओवर 30 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये हो गया है 3h, ये 2h प्लस 80 तो हमारे पास में h की वैल्यू क्या आ जाएगी 80. ना एक बार हमारे पास में ये h की वैल्यू आ गई, क्या हम ये AC की लेंथ पता कर सकते हैं? 80 का स्क्वायर दैट इज 6400 प्लस 20 का स्क्वायर दैट इज 400. ये हो गया है 6800 का अंडर रूट, या इसे हम क्या कहेंगे 400 मल्टीप्लाइड बाई 17 का अंडर रूट, या लेंथ ऑफ AC हो जाएगी 20 अंडर रूट 17. ऐसे ही क्या हम लेंथ AE पता कर सकते हैं? ये 80 है, ये 40 है तो ये 120 हो गया. 120 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, 120 का स्क्वायर होता है 14400, 30 का स्क्वायर है 900, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 15300, या इसे हम लिख सकते हैं 900 मल्टीप्लाइड बाई 17 और क्योंकि हमें अंडर रूट लेना है तो हमारी ये वैल्यू हो जाएगी 30
√70। तो अगर हम इस कर्व सरफेस एरिया की यहां बात करें तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो बड़ा वाला कोण बन रहा है इसके कर्व सरफेस एरिया में से छोटे वाले कोण का कर्व सरफेस एरिया हटाना होगा। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है πRL। अगर हम बड़े कोण के बारे में बात करते हैं तो यहां पर पाई रेडियस कितनी है 30 और स्लांट हाइट कितनी है 30 √70। ये ए से लेके और ई तक है। इस एरिया में से अगर हम छोटे वाले कोण का कर्व सरफेस एरिया हटा दें, फॉर्मूला अगेन वही रहेगा पाई आर, यहाँ रेडियस है 20 मल्टीप्लाइड बाई स्लांट हाइट 20 √70। तो हमारा ये जो कर्व सरफेस एरिया है वो आ जाएगा और इसे इसमें ऐड कर दें तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये है 1700 पाई प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाई 30 900 पाई मल्टीप्लाइड बाई √17 माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाई 2400 पाई √17। 900 माइनस 400 करेंगे तो हमारे पास ये बचेगा 500 पाई √70। इसे अगर हम पर स्क्वायर सेंटीमीटर गोल्ड प्लेटिंग की जो कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट आ जाएगी। ये है 22/7। 1700 को 22/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है 37400/7 प्लस 500 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है 11,000/7 मल्टीप्लाइड बाई √17 मल्टीप्लाइड बाई 40। यहाँ 7 हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। √17 जो होता है इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है 4.123 के पास। उसे अगर हम 11,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 45354। 37,400 अगर हम इसमें ऐड कर दें तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 82754। 7 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू होगी 11822 और इसे अगर हम 40 से मल्टीप्लाई करें तो हमारी वैल्यू आ रही है 472880। सेकेंड ऑप्शन हमारा क्लोजेस्ट ऑप्शन है और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लुक एट दीज क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस एंड साथ में ज्योमेट्री कंसेप्ट पर बेस्ड इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं। द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट्स अ रोड नेटवर्क कनेक्टिंग 5 टाउन्स। उनके नाम हमें गिवन है मेरीन, लेनिनस्पोर्ट, विंटरफेल, ओल्ड टाउन and Gull Town. The maximum speed limits along any stretch of road are as shown in the diagram. The straight road that connects Meereen to Gull Town passes through Old Town. यहाँ पर नेटवर्क हमें गिवन है, स्पीड्स हमें गिवन है। Another straight road running west to east connecting Meereen to Winterfell passes through Leninsport. Further, 2 straight roads, one from Leninsport to Old Town and another from Winterfell to Gull Town, are perpendicular to the road joining Meereen to Winterfell and run from south to north. यहाँ पर हमें 5 टाउन्स के नाम गिवन हैं, मेरिन, लेनिनस्पोर्ट, ओल्ड टाउन, गल टाउन एंड विंटरफेल, और कैसे ये रोड नेटवर्क से कनेक्टेड है वो हमें गिवन है। कुछ एडिशनल जानकारी भी दी गई है। कंसिडर अ कार ऑलवेज ट्रेवल एट द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड एंड ऑलवेज टेकिंग द शॉर्टेस्ट रूट। तो यहाँ पर ये स्पीड्स भी हमें गिवन है जो कि मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड्स हैं। इट टेक्स 1 hour टू रीच ओल्ड टाउन फ्रॉम मेरिन। ये मेरिन है, यहां से ओल्ड टाउन जाना है, 1 hour लग रहा है। मैक्सिमम स्पीड क्या है 100। तो अगर हम मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड से कार ट्रैवल करेगी तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 hour में कितना डिस्टेंस कवर करेगी 100 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस हमारा 100 किलोमीटर हो गया है। 2 hours टू रीच गल टाउन फ्रॉम ओल्ड टाउन। यहां से यहां आने में 2 hours लग रहे हैं। मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है 25, मल्टीप्लाई करें 2 से तो ये डिस्टेंस हो गया है 50 किलोमीटर्स। एंड 45 मिनट्स टू रीच विंटरफेल फ्रॉम गल टाउन। यहां से यहां आने में 45 मिनट्स लग रहे हैं। मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड क्या है 120, तो ये डिस्टेंस होगा 120 मल्टीप्लाइड बाई 45 मिनट्स। इसे हम आवर्स में बदल सकते हैं। 62 टाइम्स 45 2 टाइम्स, ये हो गया है 90 किलोमीटर। फॉर दिस प्रॉब्लम ऑलवेज कंसिडर द शॉर्टेस्ट रूट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। नाउ ये 90 किलोमीटर है, ये टोटल 150 किलोमीटर है। तो क्या हम मेरिन से विंटरफेल का डिस्टेंस निकाल सकते हैं? 150 का स्क्वायर
22500 माइनस 90 का स्क्वायर 8100 और इसका हमें क्या लेना है, स्क्वायर रूट। ये हो गया है 14400 और स्क्वायर रूट लेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 120 किलोमीटर। क्या हम इसको फर्दर ब्रेक कर सकते हैं? इसके लिए हमें सिमिलर ट्रायंगल कंसेप्ट पर फोकस करना होगा। यहां पर मीरन से ओल्ड टाउन और लेनिनस्पोर्ट ये एक ट्रायंगल है, और ऐसे ही मीरन से गर्ल टाउन और विंटरफेल एक ट्रायंगल है। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। यहां पर अगर हम इस साइड को देखें, ये 100 है और टोटल है 100 प्लस 50 150। दैट इज हमारा जो रेशियो है वो है 100/150 या 2/3। तो अगर हम इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस का रेशियो निकालेंगे तो वो भी 2/3 होगा। तो यहां पर ये वाला डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 60 किलोमीटर। सेम वे मीरिन से लेनिनस्पोर्ट और मीरिन से विंटरफेल का जो डिस्टेंस है वो भी 2:3 के रेशियो में होगा। टोटल 120 है तो ये डिस्टेंस होगा 80 किलोमीटर और ये डिस्टेंस क्या होगा, 40 किलोमीटर। एक बार हमने डिस्टेंसेस पता कर लिए हैं, अब हम क्वेश्चंस को आसानी से आंसर कर सकते हैं। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। टेरियन लैनिस्टर ड्रो फ्रॉम मीरिन टू ओल्ड टाउन। वो यहां से यहां गए हैं। देन फ्रॉम ओल्ड टाउन टू लेनिनस्पोर्ट, यहां से वो यहां आए हैं। एंड फाइनली फ्रॉम लेनिनस्पोर्ट टू विंटरफेल, यहां से वो यहां आए हैं। ऑलवेज टेकिंग द शॉर्टेस्ट पाथ्स, ही ऑलवेज ड्रोव एट अ स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बिलो द मैक्सिमम स्पीड लिमिट्स फॉर द स्ट्रेचेस ही टुक। तो यहां पर मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड लिमिट है 100, तो वो 90 की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। यहाँ 20 है तो वो 10 की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, और यहाँ पर 120 है तो वो 110 की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। टोटल ड्राइविंग टाइम हमें पूछा गया है क्लोजेस्ट, तो 100 किलोमीटर वो ट्रेवल कर रहे हैं किस स्पीड से, 90 की स्पीड से, 100 माइनस 10। ऐसे ही ये 60 किलोमीटर जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं किस स्पीड से, 20 माइनस 10 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और ये 40 किलोमीटर का डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहे हैं 120 माइनस 10 दैट इज 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये हमारा टोटल जर्नी टाइम है। यहाँ पर 60/10 करने पर 6 आवर्स तो हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, प्लस 100/90 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10/90 दैट इज 1 आवर हमें और मिल गया है। अब बचा है 10/90 प्लस 40/110। ये 0 से 0 कैंसिल कर दें, ये 0 से 0 कैंसिल कर दें, तो ये हो जाएगा 11 प्लस 36/99 आवर्स या 47/99 आवर्स। इसे हम मिनट्स में बदल सकते हैं। इसके लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 60 से। यहां पर हम फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज हमारा आंसर 7 आवर्स एंड समथिंग आएगा। 50 मिनट और 28 मिनट में बहुत बड़ा गैप है, तो हम अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं यहां इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दैट इज अगर हम यहाँ पर 3 से डिवाइड करें तो ये होगा 20, ये होगा 33, ये वैल्यू हो गई है 940/33। अगर ये 990 भी होता तो भी हमारा आंसर 30 आता। ये डेफिनेटली 30 से कम है। सेकेंड ऑप्शन भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ऑप्शन। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। मिसेंडई स्टार्ट्स फ्रॉम गर्ल टाउन टुवर्ड्स ओल्ड टाउन। गर्ल टाउन से ओल्ड टाउन आ रहे हैं बाय द शॉर्टेस्ट पाथ ड्राइविंग एट द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। यहां परमिसिबल स्पीड क्या है, 25 किलोमीटर पर आवर। फ्रॉम ओल्ड टाउन शी ड्राइव्स एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स लेनिनस्पोर्ट। यहां पर वो जा रही हैं और अब उनकी स्पीड क्या हो गई है, 10 किलोमीटर पर आवर। When Missindai starts from Gultown, Varese starts at the same time from Leninsport. Leninsport से Varese यहाँ से डिपार्ट करते हैं along the shortest path, always driving at the maximum permissible speed, that is at the speed of 20 kilometers per hour. If they don't stop anywhere, at what point will they meet? Now यहाँ से इन्होंने शुरुआत की है, 25 की स्पीड है, 50 किलोमीटर है। तो अगर हम ओवरऑल डिस्टेंस के बारे में बात करें तो ये 50 और 60 110 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहां से शुरुआत कर रही है कौन, मिसेंडई से। इनको हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनकी स्पीड इस स्ट्रेच पे 25 है और वेरीज यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, इनकी स्पीड है 20। क्या हम पता कर सकते हैं कि जब ये 50 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे तब ये कितना ट्रैवल करेंगे। यहाँ पर 50 किलोमीटर ट्रैवल करने में इन्हें 2 आवर्स लगेंगे, तो 2 आवर्स में ये 40 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे। 50 इन्होंने ट्रैवल किया है,
40 इन्होंने ट्रेवल किया है। अब इन दोनों के बीच में 20 किलोमीटर का गैप है। दैट मीन्स जब मिसेंडेई इस पोजीशन पे है तब वेरीज यहां से 40 किलोमीटर आगे है। अब इन दोनों के बीच में 20 किलोमीटर का गैप है। यहां पर मिसेंडेई अपनी स्पीड चेंज कर लेती है। उनकी स्पीड अब क्या हो जाती है, 10 किलोमीटर पर आवर। वेरीज की स्पीड अभी भी 20 किलोमीटर पर आवर है। ये एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। तो जो डिस्टेंस ये कवर करेंगे वो भी उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में इनकी स्पीड्स है, दैट इज 1:2। तो अगर हम मिसेंडेई की बात करें तो 20 किलोमीटर में से उनका शेयर होगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 या 6.666 किलोमीटर फ्रॉम ओल्ड टाउन। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैपिटल सिटी किंग्स लैंडिंग लोकेटेड 40 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ गलटाउन ऑन द रोड कनेक्टिंग गलटाउन टू विंटरफेल। इस रोड पर 40 किलोमीटर साउथ में है गलटाउन के, दैट इज ये डिस्टेंस 40 है। तो अब ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर, बिकॉज टोटल 90 किलोमीटर है। डिड नॉट हैव अ स्ट्रेट रोड कनेक्टिंग टू मीरन। यहां से मीरन आने के लिए कोई डायरेक्ट रोड नहीं है। नाउ अ न्यू एक्सप्रेसवे इज बीइंग बिल्ट टू कनेक्ट दीज टू टाउन्स बाय स्ट्रेट रोड। दैट मीन्स हम यहां से और यहां की कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। What should be the maximum speed limit allowed on this expressway so that it cuts down the travel time from Meran to King's Landing from the fastest possible route through the road network shown in the diagram by 20 minutes? अगर अभी हम मेरन से यहां आना चाहते हैं तो फास्टेस्ट रूट जो होगा वो ये होगा, क्योंकि यहां पर हाईएस्ट स्पीड अलाउड है 120, 120, 120। यहां पर 100 की स्पीड है पर यहां स्पीड काफी कम हो गई है। देयरफॉर अभी जो रूट है उसमें क्या हम जर्नी टाइम निकाल सकते हैं, ये टोटल 120 प्लस 50 170 किलोमीटर 120 की स्पीड से ट्रैवल किया जा सकता है। तो ट्रैवल टाइम इतने आवर्स का होगा। हम इस ट्रैवल टाइम को रिड्यूस करना चाहते हैं बाय 20 मिनट्स या 20/60। 20/60 को हम लिख सकते हैं 1/3 या 4/12। तो 17 - 4 ये हो गया 13। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो जर्नी टाइम है वो हो जाए 13/12 आवर्स। क्या हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं किंग्स लैंडिंग से और मेरिन का? ये डिस्टेंस है 120, ये डिस्टेंस है 50। राइट एंगल ट्राइंगल थ्योरम लगाएं तो 120 का स्क्वायर हो गया है 14400, 50 का स्क्वायर हो गया है 2500। दोनों को ऐड करके स्क्वायर रूट लें तो ये 16900 या ये वैल्यू होगी 130। तो 130 किलोमीटर का ये डिस्टेंस इतनी देर में कवर करना है तो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। ये 12 ऊपर चला जाएगा, 13 10 टाइम्स हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 120 किलोमीटर पर आवर। फोर्थ ऑप्शन हम अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। लुक एट दीज क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस डेटा इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं। द प्लॉट्स बिलो डिपिक्ट and compare the average monthly incomes in rupees 1000 of males and females in 10 cities of India in the years 2005 and 2015. The 10 cities marked A to J in the records are of different population sizes. For a fair comparison to adjust for inflation, incomes for both the periods are scaled to 2025 prices. Each red dot represents the average monthly income of females in a particular city in a particular year, while each blue dot represents the average monthly income of males in a particular city in a particular year. The gender gap for a city for a particular year is defined as the absolute value of the average monthly income of males minus the average monthly income of females in that year. So ये 2005 की जानकारी है, ये 2015 की। रेड डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, एवरेज मंथली इनकम्स ऑफ फीमेल्स इन दैट पर्टिकुलर सिटी। और ये ब्लू डॉट मेल मेंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। 2015 के बारे में भी सेम ही जानकारी है। ये एवरेज मंथली इनकम है वो 2025 प्राइसेस के हिसाब से हमें दी गई है। डिफरेंट पॉपुलेशन साइजेस है, इसका मतलब है ये हमें नहीं मालूम है कि सिटी एफ की पॉपुलेशन सबसे कम है या सबसे ज्यादा है, और कितनी ज्यादा है हमें यहाँ पर नहीं मालूम है। सेम चीज हम ये भी कंपैरिजन करके नहीं कह सकते कि सिटी एफ की पॉपुलेशन जो 2005 में थी 2015 में वो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है।
कितने परसेंट इंक्रीज हुई है, हम पॉपुलेशन के बारे में कोई भी प्रिडिक्शन यहां पर नहीं कर पाएंगे। सेट को सॉल्व करने के लिए एक अच्छा तरीका होगा कि जो वैल्यूज हैं वो हम यहां लिख लें। जैसे अगर हम एवरेज मंथली इनकम मेल मेंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं सिटी ए की, तो ये वैल्यू है 40,000। वहीं फीमेल मेंबर्स की ये इनकम है 27,500 या 27,500। और जेंडर गैप इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस दैट इज 12,500। तो हम यहाँ पर जो वैल्यूज है वो लिख लेते हैं। 1000 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सारी वैल्यूज के लिए कॉमन है। नाउ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। इन विच सिटी डिड द जेंडर गैप इन टर्म्स ऑफ 2000 प्राइसेस चेंज द लीस्ट फ्रॉम 2005 टू 2015 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? जो सिटीज गिवन है केवल हम उन्हीं पर फोकस करेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं सिटी ई की। यहां पर ये वैल्यू है 12.5 और ये वैल्यू है 7.5। तो चेंज कितने का हुआ है, हम कहेंगे 5 का अपॉन 12.5 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी। व्हाट अबाउट सिटी सी? ये गैप है 10 का, यहां से ये गैप हो गया है 7.5 का। सो 2.5 का रिडक्शन अपॉन 10। सिटी आई के बारे में अगर हम बात करें, यहां पर ये गैप है 10 का, यहां पर ये गैप है 10 का, तो कोई भी यहां पर डिक्रीज नहीं हुआ है ओवर 10। इमीडिएटली हम कहेंगे थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर होना चाहिए बिकॉज यहां परसेंटेज चेंज क्या है, लीस्ट है। यहां देखिए जे पर, जे की वैल्यू है 7.5 और यहां पर 5, तो रिडक्शन हुआ है 2.5 का ओवर 7.5। एंड फाइनली अगर हम डी के बारे में बात करें तो ये वैल्यू है 10 और यहां पर ये वैल्यू हो गई है 7.5, रिडक्शन हुआ है 2.5 का ओवर 10। केवल यही वैल्यू जो है वो 0% है, बाकी 0 से हायर है। सिटी आई जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statements about the average monthly incomes of the 10 cities as represented in the plots is definitely false? तो अगर कोई डेफिनेटली ट्रू हो वो हमारा आंसर नहीं होगा, मे बी ट्रू हो वो भी आंसर नहीं होगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा डेफिनेटली फॉल्स। फर्स्ट ऑप्शन पे नजर डालें। इन टर्म्स ऑफ 2025 प्राइसेस द एवरेज जेंडर गैप ऑफ 10 cities combined in 2015 was less compared to the average gender gap of the 10 cities combined in 2005। अगर हम यहां पर एवरेज गैप के बारे में बात करें, वी कैन सी ये जो वैल्यूज आ रही है कॉरेस्पॉन्डिंगली वो इन सभी वैल्यूज से कम है। तो बहुत ज्यादा मार्जिन है, हमें एग्जैक्ट एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है। हम कहेंगे ये स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है, देयरफॉर ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है। इन टर्म्स ऑफ 2025 प्राइसेस the median monthly income of men of the 10 cities combined were higher than the median monthly income of women of the 10 cities combined both in 2005 and 2015। हम बात कर रहे हैं मीडियन मंथली एवरेज इनकम की। अगर मीडियम इनकम के बारे में बात करें तो टोटल 10 वैल्यूज हैं, 40 40। इनको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो 40 40 35 35 ये चार वैल्यूज टॉप की है, इनको हटा दें। 30 30 32.5 32.5 चार बॉटम वैल्यू हटा दें तो बीच की दो वैल्यूज 32.5 बचेगी। मीडियन इन दोनों का एवरेज होगा तो ये वैल्यू हो रही है 32.5। व्हाट अबाउट यहां पर 32.5 32.5 32.5 32.5 चार 5 6 7 वैल्यूज तो 32.5 है, एक 30 है, एक 27.5 और एक 27.5। तो ये तीनों तो नीचे की वैल्यूज हो गई। ऐसे ही यहां से हम एक वैल्यू और हटा दें, ऊपर से चार वैल्यू हटा दें तो अगेन हमारे पास बीच में 32.5 की दो वैल्यूज मिलेंगी, तो वापस ये वैल्यू 32.5 आ रही है। एंड वी कैन सी जो वुमेन है उनकी वैल्यूज डेफिनेटली इस वैल्यू से कम है, तो मीडियन निकालने की हमें जरूरत नहीं है। ये वैल्यू इस वैल्यू से कम होगी और इन वैल्यूज का जो मीडियन होगा वो इस वैल्यू से कम होगा। तो हमारा ये स्टेटमेंट भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। लुक एट द नेक्स्ट स्टेटमेंट। In terms of 2025 prices, the average monthly income of women of the 10 cities combined was less than rupees 22,000 in 2015। Now यहाँ पर मीडियन इनकम के बारे में बात नहीं की गई है, यहाँ बात की गई है एवरेज मंथली इनकम ऑफ वुमेन। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, टोटल इनकम को हमें टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करना होगा। जैसे यहां पर ये वैल्यू है 25
से इस सिटी की पॉपुलेशन है ए, फिर यहां पर ये वैल्यू है 22.5, सिटी की पॉपुलेशन है बी, 22.5 पॉपुलेशन है सी, एंड देन 20 पॉपुलेशन है डी, एंड सो ऑन। ये हम कैलकुलेशन करेंगे। 22.5 पॉपुलेशन है लेट अस से जे, और इसे टोटल पॉपुलेशन दैट इज ए प्लस बी प्लस सी ऐसे करते हुए जे तक ये जो भी पॉपुलेशन है इसके सम से डिवाइड करेंगे। नाउ क्या ये वैल्यू 22,000 से कम हो सकती है? अगर हम ध्यान से देखें तो ये वैल्यू 25 है, 22.5, 22.5, 25, 22.5, 27.5, 25, 22.5 एंड 22.5, ये सारी वैल्यूज 22 से ज्यादा है। सिर्फ एक यही ऐसी वैल्यू है जो 22 से कम है। पर क्या ये वैल्यू के कारण ओवरऑल जो पॉपुलेशन को अगर हम कंसीडर करते हुए एवरेज निकालें तो वो 22 से कम हो सकता है? डेफिनेटली यस। कब? अगर जो पॉपुलेशन है डी की वो बहुत ज्यादा हो एज कंपेयर टू द पॉपुलेशन ऑफ अदर सिटीज। हम इसे यूं भी समझ सकते हैं कि लेट अस से हर एक सिटी की पॉपुलेशन हम किसी की 1 ले लें, किसी की 2 ले लें, किसी की 3 ले लें, क्योंकि डिफरेंट पॉपुलेशन साइजेस हैं। और यहां पर डी की जो वैल्यू है वो लेट अस से 1000 ले ले, तो बाकी 9 सिटीज की पॉपुलेशन ले रहे हैं 1 से लेके 9 तक कोई भी नंबर, और इसकी 1000 ले ले। अब यहां पर ये जो वैल्यू आएगी ये बाकी सारी सम को पुल डाउन करेगी, एंड डेफिनेटली ये 22,000 से कम आएगा। तो हम यहां पर क्या कहेंगे कि जब तक हमें पॉपुलेशन साइज नहीं मालूम है, ये एक पॉसिबिलिटी है कि ये वैल्यू 22,000 से कम हो सकती है। देयरफॉर ये हम कहेंगे मे बी ट्रू, हम इसे फॉल्स नहीं कह सकते। लुक एट द नेक्स्ट ऑप्शन। In terms of 2025 prices, in more than half of the 10 cities, average monthly incomes of men were more in 2005 compared to 2015। अगर देखें ये वैल्यू इससे ज्यादा है, 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 ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर हैं, ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं, ये वैल्यू इससे ज्यादा है, ये वैल्यू इससे कम है, पर ये वैल्यू इस वैल्यू से ज्यादा है। सो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 सिटीज में ये वैल्यू ज्यादा है। हमें कहा गया है मोर देन हाफ, डेफिनेटली ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फिफ्थ ऑप्शन। पर एक बार से भी गो थ्रू कर लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ 2025 प्राइसेस, the average monthly income of men of the 10 cities combined was less than rupees 30,000 in 2005। अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं किसकी? 2005 की, तो क्या ये एवरेज इनकम लेस देन रुपीज 30,000 हो सकती है? किसी हालत में नहीं हो सकती, बिकॉज यहां पर जो भी वैल्यूज हैं वो हर हालत में 30,000 या उससे ज्यादा हैं। अब यहां पर आप किसी भी सिटी की पॉपुलेशन कितनी भी ले लीजिए, जो एवरेज होगा वो 30 से तो ऊपर होगा ही होगा। अगर हम इसको मान लीजिए 1 ले लें, इसे 2 ले लें, और ये जो 30 वाले हैं इनको बहुत बड़ा नंबर कर दें, तो भी 30,000 से कम ये नहीं होगा, 30,000 होगा प्लस कुछ ज्यादा होगा, बिकॉज बाकी सिटीज की पॉपुलेशन जो है उसके कारण ओवरऑल इनकम इनकी बढ़ जाएगी। देयरफॉर ये स्टेटमेंट हर हालत में क्या है? फॉल्स है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर फिफ्थ ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में भी ट्रू क्यों हुआ था? क्योंकि यहां पर एक वैल्यू ऐसी थी जो कि 22,000 से कम थी, और अगर उस पर्टिकुलर सिटी की पॉपुलेशन हम बढ़ा दें तो ओवरऑल आंसर 22,000 से कम आ सकता है। जबकि इस केस में हम किसी भी पॉपुलेशन को ले लें, जो बॉटम वैल्यू है हमारी 30, उसको भी कोई भी वैल्यू एवरेज टच नहीं करेगी, उससे डेफिनेटली चाहे थोड़ी ही सी ज्यादा हो वो ज्यादा होगी। देयरफॉर ये स्टेटमेंट फॉल्स है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। रुपीज 100 इन 2025 is worth rupees 60 in 2015 prices and rupees 25 in 2005 prices। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर हमने जो कैलकुलेशन की है वो 2025 प्राइसेस के रेस्पेक्ट में की है। यहां का 100 रुपीज यहां पर 60 रुपीज के इक्वल है। मतलब ये सारी वैल्यूज को अगर हम 60% कर दें तो हमारी 2015 की प्राइसेस आ जाएगी, और ऐसे ही ये 25 रुपीज के इक्वल है। तो इन सारी वैल्यूज का अगर हम 25% ले लें तो हमारी 2005 की
प्राइसेस आ जाएगी। बेस्ड ऑन द गिवन प्लॉट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अनस्केल्ड इनकम्स, ये स्केल्ड इनकम है, दैट इज द इनकम्स बिफोर स्केलिंग टू 2000 प्राइसेस कैन नॉट बी करेक्ट। अगर कोई ऐसा हो जो ट्रू हो या जो ट्रू हो सकता हो तो वो हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर होगा कैन नॉट बी करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट, द अनस्केल्ड जेंडर गैप रिड्यूस्ड इन ऑल 10 cities from 2005 to 2050। हर एक वैल्यू का हम 25% लेंगे। इसका 25% क्या होगा? इसका 1/4, ये अप्रोक्सीमेटली 3.125 होगा। पर इसका 60% अगर हम लेते हैं तो ये होगा 5। वी कैन सी ये वैल्यू इंक्रीज हो गई है। अगर एक सिटी में भी ये वैल्यू इंक्रीज हो गई है तो हम क्या कहेंगे? ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स होगा, ट्रू नहीं हो सकता है। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लुक एट द नेक्स्ट ऑप्शन, एवरेज अनस्केल्ड इनकम फॉर बोथ जेंडर्स इंक्रीज इन ऑल 10 cities फ्रॉम 2005 टू 2050। डेफिनेटली ये एक ट्रू स्टेटमेंट होगा, बिकॉज यहां पर हर एक वैल्यू का हमें 1/4 लेना है और यहां हर एक वैल्यू का हमें 60% यानी कि 3/5 लेना है। एंड वी कैन कंपेयर 27.5 का 1/4 25 का 60% से कम है, 22.5 का 1/4 22.5 के 60% से कम है। एंड ऐसे ही मेल मेंबर्स की अगर हम बात करें तो वहां पर भी ऐसा ही हो रहा है। जैसे इस वैल्यू को देखिए, 30 का 1/4 हो गया 7.5, बट 27.5 का 60% अगर हम लेते हैं तो वो डेफिनेटली 7.5 से तो ज्यादा है, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट होगा। लुक एट द नेक्स्ट स्टेटमेंट, एवरेज अनस्किल्ड इनकम ऑफ मैन इन सिटी ई। मैन सिटी ई अनस्किल्ड इनकम क्या हो गई है? 32.5 का 25%, increased by about 140% from 2005 to 2015। यहां पर ये इनकम है 32.5, लेकिन इसका हमें क्या लेना है? 60%। हमें ये पता करना है कि यहां से यहां पर क्या ये 140% का इंक्रीज है। इसके लिए बड़ा अच्छा तरीका होगा, हम इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर दें। ये परसेंटेज साइन कैंसिल हो जाएगा, 32.5 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 है, ये 12 है। तो यहां से यहां पर 7 का इंक्रीज अपॉन प्रीवियस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100, ये वैल्यू 140% है और हमें यही चाहिए थी। हम कहेंगे ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। लुक एट द नेक्स्ट ऑप्शन, एवरेज अनस्किल्ड इनकम ऑफ विमेन was about ₹15,000 in 2015 in city H। हम बात कर रहे हैं 2015 की सिटी H। ये वैल्यू क्या है? 25,000। अनस्केल्ड इनकम के लिए इसको हमें 60% लेना होगा। 60% होता है 3/5, 5 टाइम्स 5, 3 टाइम्स 15, ये वैल्यू 15,000 है। ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। लास्ट ऑप्शन, average unscaled income of women in city G increased by about 120% from 2005 to 2015। हम बात कर रहे हैं सिटी जी की। अगर हम वुमेन की बात करते हैं, ये वैल्यू है 30, इसका हमें 25% निकालना होगा। ऐसे ही यहां पर ये वैल्यू है 27.5, हमें इसका 60% निकालना होगा। यहां पर ये परसेंटेज साइन हम हटा देते हैं। 30 goes into 60 2 टाइम्स, डेसिमल हटा दें तो यहां पर नीचे 10 आ जाएगा। 2 5 टाइम्स, ये हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 55 होगी। 5 टाइम्स 5 11 टाइम्स, तो ये रेशियो 11/5 आ गया है। यहां से यहां इंक्रीज हुआ है 6 का अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाई 100, परसेंटेज में निकालना है तो ये वैल्यू आ गई है 120%। यही हमें चाहिए थी, तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन। लुक एट दीज क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग में एनालिटिकल पजल कंसेप्ट पर बेस्ड मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं। GetRev is a firm that reviews different latest gadgets through a team of 4 reviewers हैं, R1, R2, R3, R4। Recently, they reviewed 4 different tech gadgets A, B, C, and D on a scale of 1 to 5, all integer values. 1 denotes poor, 5 denotes excellent. These review ratings were then tabulated. However, due to a technical glitch, some of these ratings got deleted. The average rating given by each reviewer and the average rating given to each gadget
were earlier communicated to the team management in a separate email and hence can be useful to retrieve the deleted ratings. The available ratings along with the average ratings are represented in the following table. तो यहाँ पर R1, R2, R3 और R4 उन पर्सन्स के नाम हैं जो रिव्यू कर रहे हैं। ABCD गैजेट्स हैं। एवरेज वैल्यूज यहाँ गिवन है, तो क्या हम टोटल निकाल सकते हैं? यहाँ एवरेज 4 गिवन है तो हम कहेंगे टोटल 16 होगा। यहां भी एवरेज 4 है तो टोटल 16, एवरेज 4 है तो टोटल 16, एवरेज 4.25 है तो टोटल 17। इसे 4 से मल्टीप्लाई करना है। सेम यहां पर भी हम टोटल 16 लिख सकते हैं। 16 टोटल, 16 टोटल और टोटल 70। फर्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। व्हाट रेटिंग प्रोवाइडेड बाय रिव्यूअर R1 to gadget A can help determining the remaining ratings uniquely? क्या हम R1 और गैजेट A के सामने यहां पर वैल्यू 1 लिख सकते हैं? अगर ऐसा किया तो इन तीनों का सम हुआ है 8। हमें ये 8 असाइन करना पड़ेगा। अलाउड नहीं है, हम 1 नहीं लिख सकते। विद द सेम लॉजिक हम 2 नहीं लिख सकते बिकॉज तब हमें 7 देना होगा। रेटिंग 1 से 5 तक ही दी जा सकती है। हम 3 भी नहीं दे सकते बिकॉज तब यहां पर हमें क्या देना होगा? 6 देना होगा। तो ये 3 रेटिंग्स नहीं दी जा सकती है। बची है 4 एंड 5। एक बार हम 4 के साथ शुरुआत करते हैं। से यहां पर हमने असाइन किया है वैल्यू 4। 4 एंड 4 8 और 3 11। तो यहां पर हमें क्या वैल्यू देनी होगी? 5। एक बार यहां पर हमारे पास में 5 आ गया है। ये 5 और 4 ऑलरेडी हमें गिवन है तो 5 एंड 5 10 एंड 4 14। तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या होगी? 2। अब अगर हम गैजेट डी पर नजर डालें, यहां सम टोटल क्या हो रहा है? 17। 5 और 3 8 हो चुका है, हमें 9 और चाहिए। एक ही तरीका है, हम 4 और 5 असाइन कर दें। ना हो सकता है इसे 4 और इसे हमने 5 दिया, या इसे हमने 5 और इसे हमने 4 दिया। अब अगर हम यहाँ 5 देते हैं तो 5 एंड 5 10 एंड 4 14। यहां पर हमें 3 लिखना होगा। और अगर 4 यहां देते हैं तो 4 एंड 4 8 एंड 5 13। यहां पर 4 लिखना होगा। व्हाट अबाउट हियर? 4 लिखते हैं तो 4 एंड 4 8 एंड 3 11। यहां पर हमें 5 लिखना होगा। और अगर 5 लिखते हैं तो 5 और 4 9 एंड 3 12। हमें यहां पर 4 लिखना होगा। अब हमें 16 चाहिए। 4 एंड 3 7 एंड 4 11। यहां पर हमें 5 लिखना होगा। और अगर हम ये 3 वाला केस लेते हैं, 4 एंड 3 7 और 3 10। तो हमें यहां पर क्या लिखना होगा? 6, जो अलाउड नहीं है। इसका मतलब हम ये 3 एंड कॉरस्पॉन्डिंगली ये 5 और ये 4 नहीं लिख सकते हैं। तो यहां पर हमें लिखना होगा 5, यहां लिखना होगा 4, ये भी हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा? 5 एंड देयरफॉर ये वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी। हम ये मिसिंग वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 5 एंड 5 10 एंड 2 12 एंड 4 16। यूनिकली हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। इमीडिएटली हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या मार्क कर देंगे? 4th ऑप्शन। लेकिन क्या हो अगर हम यहां पर 4 की जगह 5 वैल्यू असाइन कर दें? अगर हमने यहां 5 किया तो क्या होगा? 5 एंड 4 9 एंड 3 12। यहां पर हमें हर हालत में क्या वैल्यू असाइन करनी होगी? 4 वैल्यू असाइन करनी होगी। उस केस में यहां पर हमें क्या वैल्यू असाइन करनी होगी? 4 एंड 4 8 एंड 5 13। ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3, ताकि सम हमारा कितना आ जाए? 16। अब अगर हम फोकस करें गैजेट डी पर, इन चारों वैल्यूज का सम 17 होना चाहिए। 2 वैल्यूज का सम हमें 8 मालूम है, तो बाकी 2 का सम 9। 9 हम कैसे कर सकते हैं? इसे 4 दें तो ये 5 हो जाएगा, और अगर हम इसे 5 दें तो ये 4 हो जाएगा। क्या अब हम ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं? 4 एंड 5 9 एंड 5 14। तो यहां पर 3 लिखना होगा। एंड 4 एंड 5 9 एंड 4 13। तो यहां पर हमें क्या लिखना होगा? 4 लिखना होगा। व्हाट अबाउट R2? ये 3 है, ये 4 7 है। अगर ये 4 11 लेते हैं तो यहां हमें 5 लिखना होगा ताकि सम 16 हो जाए। और अगर 5 लेते हैं तो यहां पर हमें 4 लिखना होगा, सो दैट 3 + 4 7 + 4 11 एंड 5 क्या हो जाए? 16। ऐसे ही अगर हम बात करें गैजेट बी की, 4 एंड 5 9 एंड 4 13। तो ये वैल्यू 3 होगी। और अगर 4 4 4 हमने लिया तो ये वैल्यू 4 होगी।
ताकि सम क्या हो जाएगा 16। अगर R3 की बात करें, यहां रेटिंग दी गई है 3, ये रेटिंग है 3 6 और 5 11, तो यहां पर रेटिंग हमें क्या देनी होगी 5, ताकि सम 16 हो जाए। और अगर हम इसको 4 लेते हैं तो 4 and 3 7 and 5 12, हमें ये रेटिंग क्या देनी होगी 4। दैट मीन्स जब हम यहाँ पर 5 लेते हैं तो कुछ जगहों पर हमें दो दो वैल्यूज मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कुड रिव्यूअर R2 हैव रेटेड गैजेट बी। गैजेट बी को रिव्यू करने के लिए उनके पास दो रेटिंग थी, या तो रेटिंग 4 देते या रेटिंग 5 देते, सो दैट द रेटिंग्स लीड टू द सेम एवरेजेस फॉर द गैजेट्स एंड द रिव्यूअर्स एज शोन इन द टेबल। इमीडिएटली हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या मार्क करेंगे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट वैलिड कॉम्बिनेशंस ऑफ द मिसिंग रेटिंग्स आर पॉसिबल। जब हम यहां वैल्यू 4 देते हैं तो एक ही पॉसिबिलिटी है, जब 5 देते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। इन ऑल 3 पॉसिबिलिटीज हैं, फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लुक एट दीज क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग में एनालिटिकल पजल कंसेप्ट पर बेस्ड मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं। इन एन 8-week कोर्स a professor administered a test at the end of each week. Each of the 8 tests was scored out of 4 marks and the student could only receive a non-negative integer score. Non-negative integer score का मतलब हुआ 0, 1, 2, 3 या 4. Two students, Ravi and Suman, took the 8 tests. In the first test, Ravi and Suman scored the same marks. तो टोटल हमारे पास में 8 टेस्ट हैं। रवि को हम R से और सुमन को लेटर एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्स्ट टेस्ट में रवि और सुमन के मार्क्स सेम थे। लेटर से यहाँ पर मार्क्स थे A, तो ये वाले मार्क्स भी क्या हो गए हैं A। फ्रॉम द सेकेंड टू 8th टेस्ट रवि स्कोर्ड द एग्जैक्ट सेम नॉन जीरो मार्क्स। तो रवि ने यहाँ स्कोर किए हैं B, तो सभी टेस्ट में उन्होंने B स्कोर किया है। यहां पर इट इज गिवन दैट B इज नॉट इक्वल टू 0। क्या B A के इक्वल हो सकता है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। दैट मीन्स एक पॉसिबिलिटी है कि B A के इक्वल हो सकता है। सुमन स्कोर द सेम मार्क्स एज रवि फ्रॉम द 5th टेस्ट ऑनवर्ड्स। तो यहां पर इनके मार्क्स भी हम लिख देते हैं B, बिकॉज ये सुमन के और रवि के सेम मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रवि टोटल मार्क्स इन द फर्स्ट 3 टेस्ट, फर्स्ट 3 टेस्ट में अगर रवि के टोटल मार्क्स देखें तो वो हो रहे हैं A प्लस 2B। ये इक्वल हैं सुमन के टोटल मार्क्स इन द फर्स्ट 2 टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट में सुमन के मार्क्स है A, तो सेकेंड टेस्ट में सुमन के मार्क्स क्या होंगे 2B, तो यहां पर हम लिख देते हैं 2B। ऑल्सो सुमन्स मार्क्स इन द फर्स्ट टेस्ट, टोटल मार्क्स ऑफ द फर्स्ट 2 टेस्ट एंड टोटल मार्क्स ऑफ द 8 टेस्ट आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमें यहां पर मार्क्स नहीं मालूम है, लेट अस से C एंड D। नाउ इट इज गिवन कि सुमन की जो फर्स्ट टेस्ट में मार्क्स है दैट इज A, इनकी जो फर्स्ट 2 टेस्ट में मार्क्स है दैट इज A प्लस 2B, और इनके 8 टेस्ट के जो मार्क्स हैं दैट इज A प्लस 6B प्लस C प्लस D। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है ना। यहां पर हम एक चीज नोट कर सकते हैं, ये जो A है ये किसी भी हालत में 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, अदरवाइज हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं मिलेगा अगर फर्स्ट टर्म 0 हो गई तो। ऐसे ही B भी किसी भी हालत में 3 और 4 नहीं हो सकता है। मार्क्स अलॉट किए गए हैं कहां से 4 से, तो कोई भी पर्सन 4 से ज्यादा मार्क्स स्कोर नहीं कर सकता है। अगर हम B की वैल्यू 3 पुट कर दें तो 2B की वैल्यू 6 हो जाएगी जो अलाउड नहीं है, और अगर B की वैल्यू 4 कर दें तो 2B की वैल्यू 8 हो जाएगी जो अलाउड नहीं है। इसका मतलब है B की वैल्यू हम सिर्फ 1 और 2 ही ले सकते हैं। नाउ यहां पर क्योंकि ये 3 टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हैं, तो हमें मालूम है जो मिडिल टर्म है दैट इज A प्लस 2B, इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, हमारी बाकी जो 2 टर्म्स हैं उनके प्रोडक्ट के, दैट इज A मल्टीप्लाइड बाई A प्लस 6B प्लस C प्लस D के। अब हम यहां पर A और B की अलग अलग वैल्यूज देके और चेक कर सकते हैं कि हमारी रेस्पेक्टिवली C प्लस D की वैल्यू क्या होगी। जैसे मान लीजिए अगर हम A को 1 लेते हैं तो B के लिए हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो B 1 होगा या B 2 होगा। अगर 1 लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर, और अगर 2 लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 का स्क्वायर। यहां पर A की जगह हमने 1 लिखा है, 1 प्लस B की जगह भी 1 लिखा है, तो 6 प्लस C
प्लस डी। 1 प्लस 2 ये हो गया है 3 का स्क्वायर दैट इज 9 और 6 प्लस 1 ये हो गया है 7। इसका मतलब है सी और डी का जो सम है वो हर हालत में क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। इस जानकारी को हम टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। जब ए की वैल्यू हमने 1 की है और बी की वैल्यू 1 ली है तो सी और डी जो है उसका सम 2 होना चाहिए। अब ये 2 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है या 0 2 हो सकता है। हम सिर्फ यहां पर 2 लिख देंगे। ऐसे ही अगर हम इस केस को कंसीडर करें, हमने ए को यहां पर 1 लिया है, बी को हमने 2 लिया है, तो 6 2 टाइम्स 12 प्लस सी प्लस डी। 1 प्लस 4 ये हो गया 5, 5 का स्क्वायर 25। यहां पर 1 प्लस 12 ये हो गया है 13। तो सी और डी का सम 12 होना चाहिए, लेकिन 12 हम नहीं ला सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम स्कोर हम 4 असाइन कर सकते हैं। तो उस केस में हमारा जो मैक्सिमम सम आ सकता है सी और डी का वो 8 आ सकता है, 12 नहीं आ सकता। तो हम इस वैल्यू को यहां पर रिजेक्ट कर देंगे। अब हम फोकस करेंगे जब हम ए को 2 असाइन करते हैं, तब बी के लिए हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं। या तो बी को हम 1 लेंगे या बी को हम 2 लेंगे। ये केस लेते हैं तो 2 टाइम्स बी ये हो गया 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16। दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 6 टाइम्स बी ये हो गया है 6 प्लस सी प्लस डी। ये 2 प्लस 6 हो गया है 8। ये 16 है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। उस केस में सी प्लस डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो जब हम ए को 2 लेंगे, बी को 1 लेंगे, तो सी और डी का जो सम होगा वो हमें क्या लेना होगा? 0। क्या हो अगर हम ए को 2 और बी को 2 ले लें? तो ट्वाइस ऑफ बी ये हो गया 4 प्लस 2 6 और इसका स्क्वायर 36। दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई ए की जगह लिखा है 2, 6 बी की जगह हो जाएगा 12 प्लस सी प्लस डी। 2 goes into 36 18 टाइम्स। 2 प्लस 12 ये हो गया 14, इधर आके माइनस होगा तो सी और डी का सम 4 होगा। यस, ये अलाउड है। तो ए की जगह 2 और बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2। नाउ ये सम 4 कैसे कैसे हो सकता है? 4 0, 3 1, 2 2, 1 3 या 0 4। नेक्स्ट हम कंसीडर करेंगे जब हम ए को लेंगे 3 और बी को या तो 1 लेंगे या बी को हम क्या लेंगे? 2 लेंगे। नाउ यहां पर 2 टाइम्स बी ये हो गया 2 प्लस 3 5, 5 का स्क्वायर 25। इमीडिएटली हम इस वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि 25 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है। यहां पर भी हमें जो भी वैल्यू मिलेगी वो किसी भी हालत में फ्रैक्शन में नहीं मिलेगी जिससे हम 3 को कैंसिल कर सकें, और क्योंकि 3 कैंसिल नहीं हो सकता तो वैल्यू डेसिमल में आ जाएगी। तो ये वाला केस हमारे काम का नहीं है। व्हाट अबाउट दिस केस? 2b हो गया 4 प्लस 3 7, 7 का स्क्वायर हो गया है 49। अगेन विद द सेम लॉजिक, ये 3 को हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं, हम a की वैल्यू 3 असाइन नहीं कर पाएंगे। क्या हो अगर हम a की वैल्यू 4 और उस केस में b की वैल्यू या तो 1 असाइन कर दें या b की वैल्यू 2 असाइन कर दें? 2 टाइम्स b ये हो गया 2 प्लस 4 6, 6 का स्क्वायर 36। दिस इज इक्वल टू a दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाई ये 4 हो गया है प्लस 6 प्लस c प्लस d। यहां दिक्कत ये आ रही है 4 goes into 36 9 टाइम्स, इन दोनों का सम 10 हो गया तो c और d का सम -1 आएगा। हम नेगेटिव वैल्यू यहां पर असाइन नहीं कर सकते हैं तो ये केस भी पॉसिबल नहीं है। व्हाट अबाउट दिस केस? अगर मैं b को 2 लिखता हूं तो 2 टाइम्स 2 4 प्लस 4 8, 8 का स्क्वायर ये हो गया है 64। यहां a हमने 4 लिखा है, 4 प्लस 6 टाइम्स 2 ये हो गया है 12 प्लस c प्लस d 4 16 टाइम्स, ये 16 इधर आके माइनस होके 0 हो जाएगा तो c प्लस d की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। जब हम a को 4 और b को क्या असाइन कर रहे हैं? 2। एक बार हमारी जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो आ गई हैं, अब हम क्वेश्चंस को आसानी से आंसर कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू? रवि स्कोर्ड 4 मार्क्स इन द थर्ड टेस्ट। हमें यह पता करना है कि क्या b की वैल्यू 4 हो सकती है क्या? किसी भी केस में b की वैल्यू 4 नहीं हो रही है तो ये पॉसिबल नहीं है। सुमन स्कोर्ड 3 मार्क्स इन द सेकेंड टेस्ट। सेकेंड टेस्ट में उनके मार्क्स हैं 2b, 3 होने के लिए b को 1.5 होना होगा, ये अलाउड नहीं है। सुमन स्कोर्ड 4 मार्क्स इन द 8th टेस्ट। b की वैल्यू
4 हम असाइन नहीं कर सकते हैं। बी केवल और केवल 1 और 2 हो सकता है, ये भी आंसर नहीं होगा। रवि स्कोर्ड 0 मार्क्स इन द फिफ्थ टेस्ट, फिफ्थ टेस्ट में उनके मार्क्स हैं बी, बी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, ये भी आंसर नहीं होगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर फिफ्थ ऑप्शन, सुमन स्कोर्ड 2 मार्क्स इन द फर्स्ट टेस्ट। क्या ए की वैल्यू 2 हो सकती है? यस, ए की वैल्यू 2 हो सकती है, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रवि स्कोर्ड 4 मार्क्स इन द फर्स्ट टेस्ट, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं ए की वैल्यू अगर 4 हो जाए तो हमें इस केस को कंसीडर करना होगा। हाउ मेनी मार्क्स डिड सुमन स्कोर इन द थर्ड टेस्ट? थर्ड टेस्ट में सुमन ने कितना स्कोर किया है? हमें थर्ड और फोर्थ टेस्ट के स्कोर का सम 0 गिवन है, ये एक ही शर्त पर पॉसिबल है, अगर दोनों ही टेस्ट में स्कोर 0 हो। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन, इफ रवि स्कोर्ड 1 मार्क इन द सेकेंड टेस्ट, सेकेंड टेस्ट में 1 मार्क स्कोर करने का मतलब है बी की वैल्यू हमें 1 लेनी है। बी की वैल्यू यहां पर दो केसेस में आ रही है। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ सुमन्स टोटल मार्क्स इन ऑल द 8 टेस्ट टुगेदर? सुमन के टोटल मार्क्स कितने हैं? ए प्लस 6 बी प्लस सी प्लस डी। नाउ यहां पर ए की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, बी की वैल्यू 1 लेते हैं, तब हमारा सी और डी 2 आ रहा है, तो उस केस में मार्क्स आ रहे हैं 9। अगर हम ए की वैल्यू 2 लेते हैं, बी की वैल्यू 1 लेते हैं, तब सी और डी का सम 0 है, तो मार्क्स 8 आ रहे हैं। मैक्सिमम कितने मार्क्स हो सकते हैं? 9। सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा।